हम लोग इस वीडियो में जीव विज्ञान के पहले नंबर चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में और इस वीडियो के अलावा जो भी वीडियो आएगा जैव प्रक्रम चैप्टर से संबंधित, उन सारे वीडियो में हम आपको केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे और वैसे क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाले एग्जाम के व्यू से बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट होगा। आप मान करके चलिए कि यह सारे क्वेश्चन गेस क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस न हो जाए। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपके किताब में जैव प्रक्रम चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी प्रश्न दिए हुए हैं, तो पीछे के 2-3 वीडियो में हम आपको उन सारे प्रश्न का उत्तर हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यदि आप किताब के सारे प्रश्न देखना चाहते हैं, उसके उत्तर देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारे वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन फ़िलहाल हम लोग इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक प्रश्न का उत्तर बताते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान के बारे में। चूँकि हम लोग जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जान ले कि जीव विज्ञान होता क्या है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, जीव विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग संक्षेप में यहाँ पर जान लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जीव विज्ञान होता क्या है, जीव विज्ञान का परिभाषा क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जीव विज्ञान में सिर्फ और सिर्फ जीव जंतु और पेड़ पौधों के बारे में ही अध्ययन करना होता है। इसलिए हम लोग जीव विज्ञान का परिभाषा लिखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। अब देखिए अगला नंबर पॉइंट है कि जीव विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जनक कहने का मतलब होता है कि जीव विज्ञान का पिता और जंतु विज्ञान का पिता दोनों अरस्तु को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि बायोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है। बायोलॉजी जिसका मतलब होता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का अंग्रेजी शब्द होता है बायोलॉजी। तो जो बायोलॉजी शब्द है यह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। अब कौन है वह 2 शब्द जिससे बायोलॉजी का निर्माण हुआ? तो पहला है बायोस और दूसरा होता है लोगोस। तो बायोस और लोगोस यही 2 शब्द हैं ग्रीक भाषा के जिनको मिला करके बायोलॉजी शब्द को बनाया गया, जिसमें बायोस का मतलब होता है लाइफ जिसको हिंदी में जीवन बोलते हैं, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी जिसको हिंदी में अध्ययन बोलते हैं। तो कहने का मतलब हुआ यदि हम लोग बायोस और लोगोस के अर्थ को मिला दें, जीवन और अध्ययन को मिला दें, तो कहने का मतलब हुआ कि जीवन के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर अंग्रेजी में लिखेंगे कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी कि जीवन के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लैमार्क ने 1801 ईस्वी में किया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लैमार्क ने 1801 ईस्वी में किया था। तो यही इतना इंट्रोडक्शन था, इतना जानकारी था, बेसिक जानकारी था बायोलॉजी के बारे में, जो कि हम आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे जो मुख्य आपका जो पार्ट है या जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सारे प्रश्न के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखिए। सजीवों में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, कौन कौन से सजीवों के प्रमुख लक्षण हैं, उसके बारे में लिखना है। तो हमें लगता है कि करीब करीब आप सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर मालूम होगा कि सजीवों के प्रमुख लक्षण
क्या क्या होते हैं। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि सजीवों के प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है कि सजीव जो होते हैं वह भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे जीव जंतु हो, अगर सजीव हैं तो वह भोजन ग्रहण करेंगे। इसलिए सबसे पहला लक्षण होगा कि सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा है कि सजीव सांस लेते हैं, जीव जंतु भी सांस लेते हैं और पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। जीव जंतु ऑक्सीजन गैस लेते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। चलिए अगला होता है कि जो सजीव होते हैं वह उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा होता है कि जो सजीव होते हैं वह वृद्धि करते हैं, और उसके बाद सबसे लास्ट होता है कि जो सजीव होते हैं वह गति करते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यही 5 लक्षण होते हैं जो सजीव में पाए जाते हैं। पहला भोजन ग्रहण करते हैं, दूसरा सांस लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वृद्धि करते हैं, और 5वां होता है कि वह गति करते हैं। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम जो है आपके चैप्टर का भी नाम है, तो इसी के बारे में पूछ रहा है कि जैव प्रक्रम क्या है। यह क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा लघु स्तरीय प्रश्न में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए इसका जवाब हम लोग जानेंगे कि जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है जैव प्रक्रम कहलाती है। आप लोग ध्यान से इस परिभाषा को देखिएगा और समझिएगा। जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे कौन कौन सा कार्य होता है, जिसमें पोषण हो जाता है, श्वसन हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है इत्यादि। तो जैव प्रक्रम का परिभाषा और उदाहरण आप लोग याद रखिएगा। जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है जैव प्रक्रम कहलाती है, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि प्रकृति के आधार पर परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति के आधार पर जो परपोषण होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रकृति के आधार पर परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, या फिर प्रकृति के आधार पर परपोषण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है परजीवी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परजीवी के बारे में कि परजीवी पोषण क्या होता है। तो हम लोग परजीवी पोषण का परिभाषा देखेंगे कि 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध, ठीक है, 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि होता है, उसी को हम लोग परजीवी कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि होता है, तो यह कैसे संभव है कि एक जीव को लाभ हो रहा है तो दूसरे जीव को हानि हो रहा है। इसका कहने का मतलब हम आपको उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है भैंस और जोंक। ठीक है, जोंक जो होता है यहाँ पर परजीवी प्राणी होता है। कहने का मतलब कि जोंक अपना भोजन खुद तैयार नहीं करता, बल्कि वह क्या होता है कि जब भैंस मवेशी जो होता है, भैंस या फिर किसी प्रकार का कोई भी मवेशी, जब उसको पानी में धोते हैं तो जोंक पानी में रहता है, वह भैंस के शरीर के साथ चिपक जाता है और चिपक कर क्या करता है कि वह भैंस के शरीर से खून चूसना शुरू कर देता है। तो यह जो जोंक हो गया, यह भैंस का खून चूस रहा है। तो यहाँ पर जोंक को तो लाभ हो रहा है लेकिन भैंस को हानि हो रहा है कि उसका खून चूसा जा रहा है। तो इसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि होता है, उसी को हम लोग परजीवी कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं भैंस और जोंक। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो परजीवी होते हैं वह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो परजीवी होते हैं वह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाह्य परजीवी और दूसरा होता है अंतः परजीवी। तो बाह्य परजीवी क्या होता है और अंतः परजीवी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अब विस्तार से जानेंगे कि बाह्य परजीवी किसे कहते हैं और अंतः परजीवी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाह्य परजीवी को। तो हम लोग बाह्य परजीवी में देखेंगे कि परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है।
आप लोग ध्यान से इसे समझिएगा कि परजीवी का वह रूप जिसमें कोई भी जीव होता है जो किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है। बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करने का मतलब समझिए आप यहाँ पर उदाहरण के द्वारा, जैसे जो मच्छर हो गया, वह मच्छर क्या करता है कि जब रात में आदमी सोया हुआ रहता है तो उसके शरीर से वह खून चूसता है, तो वह शरीर के अंदर घुस करके तो नहीं चूसता है, वह शरीर के बाहर से ही वह खून चूसता है। उसी प्रकार से जू हो गया, यानी कि जू जो माथे में पाया जाता है बालों के बीच, वह जू भी क्या करता है, मानव के शरीर से खून चूसता है। वह शरीर के अंदर से तो नहीं चूसता है, बाहर से ही चूसता है। उसी प्रकार से खटमल हो गया, रात को आप सोने जाते होंगे तो वह आपके बिस्तर में घुसा हुआ रहता है, आपके शरीर से वह खून चूसने लगता है। तो यह जितने सारे भी प्राणी हो गए, जीव जंतु हो गए, वह क्या करता है कि दूसरे जीव के बाहरी भाग से, दूसरे जीव के शरीर से बाहरी भाग से वह अपना पोषण प्राप्त करता है। वह पोषण किसी दूसरे जीव के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बाह्य परजीवी। नाम से ही आप लोग याद रखिएगा इसे, बाह्य परजीवी मतलब बाहरी परजीवी। ठीक है, जो बाहर से अपना पोषण प्राप्त करे उसे हम लोग बाह्य परजीवी कहते हैं। तो आप बाह्य परजीवी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। इसका उदाहरण भी ध्यान रखिएगा, जू हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा, खटमल हो जाएगा इत्यादि। उसके बाद दूसरा नंबर हम आपको बताए कि एक बाह्य परजीवी होता है और दूसरा होता है अंतः परजीवी। तो बाह्य कहने का मतलब हुआ था कि बाहर से अपना पोषण प्राप्त करे, लेकिन अंतः परजीवी कहने का मतलब हो जाता है कि दूसरे जीव के, ठीक है, या फिर दूसरे जीव के शरीर के अंदर हो करके, अंदर घुस करके वह अपना पोषण प्राप्त करता है, उसको हम लोग बोलते हैं अंतः परजीवी। तो इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव या शरीर के अंदर से अपना पोषण प्राप्त करता है, अंतः परजीवी कहलाता है। अब कौन कौन से ऐसे जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर घुस करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं? तो उसमें हो जाता है फीता कृमि, गोल कृमि, हुक वर्म, टेप वर्म, एंटलमीवा, हिस्टोलिटिका इत्यादि। यह सभी जो जीव होते हैं वह दूसरों जीवों के शरीर के अंदर घुस करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसलिए इन सारे जीव को अंतः परजीवी जीव के अंतर्गत रखा गया है। तो आप लोग बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी दोनों को ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब देखिए, हम आपको बताए थे कि जो परपोषण होता है उसके 3 भाग होते हैं। पहला तो हम आपको बताए थे परजीवी, उसके बाद दूसरा हम आपको बता रहे हैं कि मृतोपजीवी होता है। पहला आप ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार के हम आपको परपोषण के बारे में बताए थे। पहला बताए परजीवी, दूसरा यहाँ पर होता है मृतोपजीवी और तीसरा होता है प्राणी समपोषी। तो आप तीनों को ध्यान से याद रखिएगा, जिसमें सबसे पहले नंबर के बारे में हम आपको बता दिए कि यह 2 प्रकार के होता है, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। दूसरा नंबर जो होता है उसका नाम है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी नाम से ही आप इसका डिफिनेशन याद रख सकते हैं। मृतोपजीवी कहने का मतलब होता है कि पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले या फिर मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उसी को मृतोपजीवी कहा जाता है। ठीक है, मृतोपजीवी का आप लोग परिभाषा याद रखिएगा कि पोषण का वह रूप जिसमें कोई भी जीव अपना पोषण सड़े गले पदार्थों से या फिर मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग मृतोपजीवी कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? तो इसके अंतर्गत जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया इत्यादि, यही सब जो जीव आते हैं वह मृतोपजीवी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट होता है प्राणी समपोषी, जिसमें मानव भी आता है। मानव भी एक प्रकार का प्राणी समपोषी जीव ही है, इसलिए प्राणी समपोषी का परिभाषा हम लोग देखेंगे कि पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या द्रव पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है। ठीक है, कोई भी प्राणी हो गया, यदि वह ठोस और द्रव के रूप में अपना पोषण प्राप्त कर रहा है तो वह प्राणी समपोषी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आ जाते हैं मानव और मेढक इत्यादि। तो मानव और मेढक के बारे में अगर पूछा जाए कि वह किस प्रकार का प्राणी है, तो आपको बताना है कि वह प्राणी समपोषी है। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप इसके बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। यहाँ से आपको हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताएंगे। अभी तक आप मानव के बारे में और जीव जंतु के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ से अब आपको पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है। तो बात करें यदि हम प्रकाश संश्लेषण की,
तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, इसका उपयोग पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करते हैं। लेकिन एक बात और इसमें है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह तभी होगी जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहेगा। बिना सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक जरूरी है। तो आपसे क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। पहला नंबर तो आपसे यही पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, और उसके बाद क्वेश्चन को पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। इस बात को आपको प्रमाणित करना है। तो इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे हम लोग एक प्रयोग के माध्यम से सिद्ध करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण एक जटिल जैव प्रक्रम होती है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह एक प्रकार का जटिल जैव प्रक्रम होता है जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करती है। अभी अभी हम आपको बताए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी हो सकती है जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहे, यानी कि सनलाइट उपस्थित रहे, तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सकती है, तभी पेड़ पौधे अपना भोजन बना सकते हैं। अन्यथा बिना सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण वह जटिल प्रक्रिया है जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसमें पौधों के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा को, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वह लेता है, तो सूर्य के प्रकाश हो गया तो वह प्रकाश ऊर्जा हो गया। तो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कि जो पेड़ पौधे होते हैं वह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। एवं प्रकाश संश्लेषण की सभी क्रियाएं हरित लवक में संपन्न होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे यह भी पूछ सकता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है वह कहाँ संपन्न होती है। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है वह हरित लवक में संपन्न होती है, जिसमें वसा हो जाता है, प्रोटीन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, क्लोरोफिल हो जाता है इत्यादि, इसमें सभी कुछ पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं हरित लवक में संपन्न होती है, जिसमें क्या पाया जाता है हरित लवक में, तो हरित लवक में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोफिल इत्यादि पाया जाता है। अब देखिए, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र होता है प्रकाश संश्लेषण का, जो बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। इसलिए आप इसे ध्यान से याद रख लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसी सूत्र के द्वारा जो होता है वह पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब ये मत समझ लीजिएगा कि इस सूत्र का प्रयोग करते हैं उसके बाद भोजन बनता है। इसमें आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि किस प्रकार से कैसे अभिक्रिया होती है कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो देखिए, आपको रासायनिक सूत्र इस तरह से दिया रहेगा कि 6CO2 + 12H2O, ठीक है, 6CO2 + 12H2O, लेकिन दोनों मिल करके अभिक्रिया तभी करेगा जब सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों उपस्थित रहेगा। बिना सनलाइट और बिना क्लोरोफिल का हम आपको बताएं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। इसलिए 6CO2 + 12H2O और साथ में सनलाइट और क्लोरोफिल रहना चाहिए, तभी अभिक्रिया होगा। तो बनाएगा C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। यह प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसका यह रासायनिक सूत्र होता है, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट भी होता है। अब देखिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन तो हो गया जिसमें आपसे पूछ रहा था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। अब दूसरा क्वेश्चन उसी में पूछ रहा था कि आपको यह प्रमाणित करना है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से हम लोग एक प्रयोग के माध्यम से इस बात को प्रमाणित करेंगे, सिद्ध करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इस प्रयोग को प्रमाणित करने के लिए हमें सबसे पहले सामग्री की जरूरत पड़ेगी, और वह सामग्री हो गया सूर्य का प्रकाश, दूसरा हो गया क्लोरोफिल, उसके बाद खनिज लवण और CO2 गैस। यह तो आपका आवश्यक कच्चा सामग्री में हो गया। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे, आप लोग ध्यान से इसे समझिएगा कि किस प्रकार से हम लोग इसे सिद्ध करेंगे।
उसके बाद देखिए कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए प्रमुख सामग्री की जरूरत पड़ेगी, जो सामग्री का लिस्ट आपको नीचे यहाँ पर दिया गया है कि इस प्रयोग को लिए मतलब कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला नंबर की आपको जो जरूरत पड़ेगी वह है गमला में लगा हुआ एक स्वच्छ पौधा। गमला में लगा हुआ एक स्वच्छ पौधा आपको लेना है। उसके बाद आपको एक काला कागज लेना है और एक क्लिप लेना है जिसकी सहायता से हम काले कागज को उसके ऊपर रखकर साट सकें। उसके बाद आपको एक स्प्रिट लैंप लेना है और माचिस लेना है। स्प्रिट लैंप का काम होता है कि आग जलाना, जिसको कि बर्नर भी बोलते हैं। तो आपको एक स्प्रिट लैंप लेना है और माचिस लेना है। उसके बाद आपको एक बीकर लेना है और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको एल्कोहल लेना है और आयोडीन का घोल लेना है। इतना सामान आपको लेना पड़ेगा, इतना सामान आपके पास रहना चाहिए, तभी आप इस प्रयोग को सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पौधा, उसके बाद एक काला कागज, आपके पास एक बर्नर जिसको स्प्रिट लैंप बोलते हैं वह रहना चाहिए, उसके बाद एक बीकर और अल्कोहल और आयोडीन का घोल। चलिए अब इन सभी चीज़ों की सहायता से हम लोग किस प्रकार से इस प्रयोग को सिद्ध करेंगे हम लोग देखेंगे आगे यहाँ पर से। तो सबसे पहले हम लोग विधि देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इस प्रयोग को सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए हम आपको बताए थे कि गमले में लगा हुआ एक पौधा लेना है। तो उस पौधे को क्या करना है कि गमले में लगे हुए पौधों को 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देंगे, ताकि जो उसकी पत्ती है वह स्टार्च रहित हो जाए। उसकी जो पत्ती है उससे स्टार्च गायब हो जाए, क्योंकि इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए आपको पत्ती से स्टार्च को गायब करना पड़ेगा। और स्टार्च गायब कैसे होगा, इसके लिए आपको पौधों को 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देंगे, जहां पर कि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच सके। उसके बाद दूसरा नंबर है कि पत्ती को काला कागज से की सहायता से ढक देंगे। काला कागज के बारे में हम आपको बताए थे कि आपको एक काला कागज लेना पड़ेगा। काले कागज की सहायता से हम लोग पत्ती को ढक देंगे, ताकि उस पत्ती पर थोड़ा सा भी रोशनी न जा पाए। तो आपको 2 प्रोसेस तो यहाँ पर हो गया। 2-3 दिन के लिए पौधे को अंधेरे कमरे में रखेंगे और उसके पत्ती को हम लोग काले कागज से ढक देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद गमला में लगा पौधे को 3-4 घंटा के लिए धूप में छोड़ देंगे। ठीक है, गमले में लगे हुए पौधे को 3-4 घंटा के लिए धूप में छोड़ देंगे। जो गमला आप 3-4 दिन के लिए अंधेरे में रखे थे और काले कागज से ढक दिए थे, उसी पौधे को निकाल करके आपको अब धूप में रख देना है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो काला कागज आप उस पर लगाए हैं उस काले कागज को हटाना नहीं है। उस काले कागज के साथ में ही मतलब ढका हुआ रहना चाहिए और आप उसे अब धूप में रख देंगे। कितने देर के लिए, तो 3-4 घंटे के लिए। उसके बाद आपका जो प्रोसेस होगा, 4 घंटे में धूप में रखने के बाद आप पत्ती को तोड़कर जल से भरा बीकर में डाल लेंगे। एक बीकर लेंगे जिसमें जल भर लेंगे और उस पत्ती को तोड़ करके उस जल वाले बीकर में हम लोग पत्ती को डाल देंगे और डालकर क्या करेंगे, उसमें अल्कोहल मिला देंगे। आपको हम बताए थे कि अल्कोहल और आयोडीन का घोल लेंगे। तो क्या करेंगे कि उस पत्ती को बीकर में डालेंगे, जल से भरे हुए बीकर में, उसमें हम लोग अल्कोहल मिला देंगे और फिर उसको हम लोग गर्म करना शुरू करेंगे। आपको हम एक एक स्टेप बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में बता रहे हैं। आप लोग इसे समझिएगा ध्यान से, क्योंकि यह जो प्रयोग है आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिएगा, बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह हमेशा 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आप यदि इसे समझ लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपका 5 नंबर आपके एग्जाम में कन्फर्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। क्या करेंगे कि जल से भरे हुए बीकर में उस पत्ती को डाल देंगे और उसमें अल्कोहल मिला देंगे और फिर उसे गर्म करेंगे। अब क्या करना है आपका 5वां स्टेप कि जब वह अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो पत्ती को बाहर निकाल करके साफ पानी से धो लेंगे। पत्ती को हम लोग बाहर निकाल देंगे, जो गर्म पानी में अल्कोहल मिला हुआ था उससे हम लोग पत्ती को बाहर निकालेंगे और उसे अच्छे से साफ पानी से धो देंगे, ठंडे पानी से। उसके बाद आपका अब क्या है 6ठा नंबर कि अब इस पत्ती पर आयोडीन का घोल डालेंगे। और जब हम लोग आयोडीन का घोल उस पत्ती के ऊपर डालेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, जो देखिए, तो जैसे ही हम उस पर आयोडीन का घोल डालते हैं तो हम लोग पाते हैं कि जो भाग ढका हुआ था, यानी कि काले कागज से जो भाग ढका हुआ था वह काला नीला न होकर सफ़ेद ही रह गया। ठीक है, जो भाग काले कागज से ढका हुआ था वह भाग काला नीला नहीं हुआ,
बल्कि वह सफ़ेद हो गया। और जो भाग शेष काला नीला हो गया, मतलब कि जो भाग ढका हुआ नहीं था वह काला नीला हो गया। मतलब कि जो ढका हुआ था और जो नहीं ढका हुआ था, तो जो पत्ती का रंग है वह दो भागों में बंट गया। एक सफ़ेद हो गया आधा भाग, और जितना ढका हुआ नहीं था वह काला नीला हो गया। कहने का मतलब आप इस फिगर के द्वारा समझिए, जैसे यहाँ पर पत्ती है तो देखिए पत्ती में यहाँ पर से दो भागों में बांटा गया है। एक साइड की तरफ काले कागज से ढका हुआ था और दूसरे साइड काले कागज से नहीं ढका हुआ था। तो जिस तरफ काले कागज से ढका हुआ था उस तरफ पत्ती का रंग सफ़ेद हो गया, और जिस तरफ नहीं ढका हुआ था उस तरफ पत्ती का रंग काला नीला हो गया। आपको इतना लिखने के बाद आपको यह फिगर बनाना पड़ेगा। नीचे यहाँ पर एक स्टैंड लिया गया है, इसके नीचे आपको बर्नर से आग लगाना है, बर्नर से आग जलाना है। उसके ऊपर एक बीकर में देख रहे हैं पानी और अल्कोहल मिलाया हुआ है। इसमें आपको पत्ती को पहले गर्म करना है, उसके बाद बाहर निकाल करके आपको यहाँ पर उस पर आयोडीन का घोल डालना है, और यहाँ पर एक बीकर में हम लोग पेड़ पौधे को लगाएंगे। इसका आपको यहाँ पर ग्राफ बनाना पड़ेगा। इतना कुछ करने के बाद हम लोग इसका अब रिजल्ट लिखेंगे कि इस प्रयोग से क्या सिद्ध होता है। तो हम आपके ऊपर में बताए, अभी अभी हम आपको ऊपर में बताए कि आधा पत्ती का रंग बदल जाता है और आधा सफ़ेद हो जाता है और आधा काला नीला हो जाता है। तो इस प्रयोग से यही सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। जो यह फोटो आप यहाँ पर बनाए हैं, इस फोटो को नीचे आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि अतः इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। बस यदि आप इतना लिख देते हैं तो समझिए कि आपका 5 में से 5 नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि 5 में से कोई आपको 4 दे देगा। आप यदि इतने अच्छे से लिखेंगे तो आपको 5 का 5 नंबर मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, यह क्वेश्चन बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। अभी हम आपको ऊपर में बताए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, इस बात को साबित करना है। यहाँ पर साबित करना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, जिसे कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मतलब कि हम लोग इस क्वेश्चन के आगे जितने सारे भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इसे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पूरी बात आपको समझ में आ गई हो, आपको वीडियो पसंद आया हो, तो आप वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।